हेलो फ्रेंड्स, आज से हम कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी जो है हमारे अतीत का पार्ट 3 इसके शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर 1 है कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है एक सवाल से, जो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों का यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करने लगते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घुट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छापे जाते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें यह समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना नहीं शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ गया था। इस तरह प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती रही हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए थे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की भी एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल को राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मारा गया, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, किस तरह शहर बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियायतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति समाज किस तरह बदले। अब आगे का सवाल आता है, कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदला जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण देखते हैं। इन्होंने दिया है, एक
भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का भी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। यह ऐसा था मानो लोगों के जीवन के बाहर, मतलब इन लोगों के बाहर के जीवन के बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो महत्वपूर्ण हो। इन लोगों का जीवन क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान देते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हमें सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब हम देखते हैं हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास के समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। यह शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेज़ों को आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यह चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन और प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर को कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करना की ज़रूरत क्या है?
अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना है चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की अपनी एक समस्या है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्या है। इतिहास को वे इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल के विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों को विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे। अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब आगे का सवाल होता है कि औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के लिए दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये भी समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब में हमारे अतीत का नाम दिया है, यानी कई लोगों का अतीत। मतलब एक की जगह, मतलब आप एक इंसान को नहीं कह सकते, मतलब कई लोगों के अतीत के बारे में इसलिए हमारे इस चैप्टर को नाम दिया है हमारा अतीत। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ें का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन संस्कृति पैदा हो गई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रूम होते थे, अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, मतलब अर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों से आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों को तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश, सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीस के माहिर लिखते थे।
उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग के कार्यवाहियों को दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का भी चलन महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भी भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी लाए गए। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अधिकृत रिकॉर्ड, इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कई और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हमें यह पता नहीं लग सकता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।